गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे गद्य। गद्य में पहला पाठ जो है आपको पढ़ाया गया है शायद, या आप लोग पढ़े होंगे तो फिर से देख लीजिए एक बार। राष्ट्र का स्वरूप, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, जिसे लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप जैसा कि इसमें लिखा है, पाठ का नाम ही है राष्ट्र का स्वरूप, यानी हमारे राष्ट्र, हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, या कि कैसा हमारे राष्ट्र का स्वरूप है वर्तमान में और कैसा होना चाहिए भविष्य में, या अतीत में कैसा था, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले राष्ट्र का स्वरूप, स्वरूप मतलब होता है स्वयं का रूप होना। स्व मतलब स्वयं का रूप, अर्थात जो स्वयं का रूप में हो वह स्वरूप है। तो राष्ट्र का स्वरूप देखिए, इसमें लिखा वासुदेव जी ने कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। देखिए, उन्होंने कहा कि राष्ट्र का स्वरूप यानी जो राष्ट्र बनता है उसमें मुख्य बातें क्या क्या होती हैं कि भूमि होती है। पहली, किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए एक भूमि होनी चाहिए, पृथ्वी होनी चाहिए, अर्थात जब भूमि नहीं रहेगा तो लोग, रहने वाले लोग रहेंगे कहाँ, वहाँ पे, है ना। और भूमि पर बसने वाला जन यानी लोगों का समूह, और वहाँ की सांस्कृति परंपराएं, इसी से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं? पहला भूमि, दूसरा जनमानस यानी लोग, और तीसरा क्या है? संस्कृति या परंपराएं। इनके सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब देखिए, बात करते हैं पहले भूमि की। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया, अर्थात ऐसा माना जाता है कि बहुत प्राचीन काल से इस पृथ्वी, मतलब यहाँ पे पृथ्वी नहीं थी, तो ऐसा विज्ञान मानता है कि आग का यानी सूर्य की तरह एक आग का गोला था जो दहकता हुआ गिरा था पृथ्वी पर, और वही ठंडा होकर के फिर पृथ्वी का निर्माण होता है उसी से। और लेकिन साहित्य और ने क्या माना कि राष्ट्र का यानी जो पृथ्वी का, भूमि का जो निर्माण हुआ किससे हुआ? देवताओं ने किया था, ये साहित्य मानता है। लेकिन विज्ञान जो है उसके विपरीत रहता है, क्योंकि विज्ञान जो है वो तर्क में और साक्ष्य में विश्वास रखता है। ठीक है, दर्शन में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन साहित्य जो है वो दर्शन में विश्वास रखता है, अध्यात्म विश्वास रखता है। तो कहा गया कि भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। कौन? जो भूमि है यह अनंत काल से चली आ रही है, और इससे भी अनंत काल से हैं देवता लोग। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, किसके भौतिक रूप? जो पृथ्वी है उसके भौतिक रूप की बात की गई है। जैसे उसका सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, अर्थात जो पृथ्वी है उसकी सुंदरता बनी रहे, उसकी समृद्धि बनी रहे, और उसकी समृद्धि के प्रति हम हमेशा सचेत रहें, तभी हम, अर्थात ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए आवश्यक है। कहने का तात्पर्य ये है कि लेखक वासुदेव जी ने कहा कि राष्ट्र का निर्माण जब होता है तो उसमें मुख्य रूप से जो पृथ्वी है, भूमि है, उसका भौतिक स्वरूप जो है, अर्थात उसकी सुंदरता और उसकी समृद्धि के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए, और ये हमारा परम कर्तव्य है और आवश्यक कर्तव्य है। क्योंकि पृथ्वी नहीं रहेगी तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है, हमारा जन्म ही संभव नहीं है। और जिस प्रकार से कहा जाए कि पृथ्वी के ना रहने पे मनुष्य का जीवन या किसी भी जीव का जीवन नहीं हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी नहीं है तो रहेगा कहाँ से, और पृथ्वी नहीं है तो हमारे पास अन्न नहीं है, हम अन्न कहाँ से खाएंगे? और अन्न ही तो हमारे जीवन का मुख्य आधार है, जो हमें इस पृथ्वी से मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि धरती माता जो है, धरती को माता क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो चीज़ें हमें धरती से प्राप्त होती हैं वो एक, जिस प्रकार से माँ हमारी सेवा करती वैसे ही धरती भी माँ के समान है, क्योंकि ये हमारा पालन पोषण करती है। इसके गर्भ से उत्पन्न हुए अनाज को हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके हम भी पुत्र के समान हैं। तो कहा गया कि पृथ्वी का सौंदर्य किससे है? हरियाली से, पेड़ पौधों से पृथ्वी की सुंदरता है, और
उसकी समृद्धि भी इसी से है। समृद्धि का तात्पर्य होता है संपन्नता से, पूर्णता से। और पृथ्वी संपन्न तभी होती है जब वो हरी भरी रहे, अर्थात कि उसके अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें, है ना, जल का संरक्षण करें, वृक्षों का संरक्षण करें। अधिक से अधिक वातावरण को हम साफ बनाने के लिए हमें वृक्षारोपण करना या पेड़ों को लगाना आवश्यक होता है। आज के समय में जो वर्तमान स्थिति चल रही है, वर्तमान में जो बीमारी महामारी फैली हुई है, कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक से शोषण करना ही है, अर्थात हमने प्राकृतिक से कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया और आज हमें उसका परिणाम भुगतने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो आपको परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें से बबूल ही होगा और उसमें से आम का फल नहीं हो सकता है। आगे देखिए, कहने का तात्पर्य है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। पृथ्वी के भूमि के पार्थिव स्वरूप, अर्थात पार्थिव का तात्पर्य यहाँ पे पार्थिव का तात्पर्य है उस पृथ्वी के स्वरूप से जो एक स्मरण रूप में, पार्थिव रूप में हमारे सम्मुख है, उसके स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, अर्थात जितने अधिक हम जागृत होंगे, अर्थात हमारे पास उतना ज्ञान रहेगा, समझ रहेगी इस पृथ्वी के बारे में कि इस पृथ्वी से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इस पृथ्वी को हमें कैसे समृद्ध रखना है, इसकी सुंदरता को बनाए रखना है, उसके प्रति अगर हम जागृत रहेंगे। जैसे कि आप अपने कार्यों के प्रति जागृत रहते हैं, कोई भी कार्य करना है तो आप पहले उस कार्य के बारे में अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उसके बाद ही उस कार्य को पूर्ण करते हैं। वैसे ही पृथ्वी के समस्त इसके स्वरूप को प्रति हम जितने भी जागृत रहेंगे, उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। अर्थात हमारी राष्ट्रीयता किससे है? हमारी पृथ्वी से, हमारी मातृभूमि से है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपनी मातृभूमि के प्रति अगर आप कोई भी दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या राष्ट्र द्रोही घोषित कर दिए जाते हैं। इसलिए अपने राष्ट्र के लिए सबसे पहले हमारे लिए आवश्यक क्या है? हमारी भूमि, हमारी पृथ्वी। और जब आप अपने पृथ्वी के लिए अच्छे कार्य करेंगे और अपने पृथ्वी के प्रति जागृत रहेंगे, उसकी सौंदर्य, उसकी समृद्धि को बनाकर रखेंगे, तभी आप एक अच्छे सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में आपकी राष्ट्रीयता दिखाई पड़ेगी और मजबूत होगी, बलवती होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। फिर उन्होंने कहा कि यह पृथ्वी जो है, यह सिर्फ पृथ्वी नहीं है, बल्कि यह क्या है? सच्चे अर्थों में माना जाए तो यहाँ समस्त संपूर्ण राष्ट्र की क्या है? संपूर्ण राष्ट्र की विचारधाराओं की जननी है। अर्थात जो विचारधारा हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, जो यहाँ पे नेता अभिनेता हैं, अर्थात जो भी व्यक्ति यहाँ के हैं, जो दार्शनिक हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, है ना, ऐसे जो भी दार्शनिक हुए, महावीर जैन हो गए, महावीर स्वामी हो गए, इस प्रकार से जितने भी दार्शनिक यहाँ पे हुए, महात्मा गांधी हो गए, है ना, भीमराव अम्बेडकर हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ये जितने भी क्रांतिकारी या जितने भी दार्शनिक या जितने भी अच्छे विचारक थे, उन कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा थी वो इसी मातृभूमि से ही निकल कर आई। अर्थात इतने सच्चे राष्ट्रभक्त, देशभक्त भारत में ही क्यों होते हैं? ये सिर्फ इस मिट्टी की सुगंध है, इस मिट्टी की महक है और इस मिट्टी से उपजे हुए अन्न की ताकत है कि हर व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वहाँ प्रेम उत्पन्न कर देती है कि इस मिट्टी से, इस पृथ्वी से कोई दूर नहीं हो सकता है, इस पृथ्वी को कोई त्याग नहीं सकता। अगर कहीं जाता भी है तो वहाँ सोचता है कि जल्दी से मैं अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने घर पर, अपने परिवार में चलूँ, है ना। तो कहने तात्पर्य यहाँ पर है कि राष्ट्रीयता की जड़ें, देखिए आगे, यहाँ पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी, मतलब माता कहा जाता है। अर्थात यहाँ एक वो माँ के समान है जो सभी सच्चे धर्मों को या सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं को जन्म देती, उत्पन्न करती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वहाँ निर्मूल है। और कहने का तात्पर्य यहाँ पर है आगे की लाइन में कि जो राष्ट्रीयता अर्थात जो देशभक्ति पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है,
सिर्फ हम दिखावे के लिए देशभक्ति करते हैं, अपने पृथ्वी से प्रेम नहीं करते हैं, अपने पृथ्वी की सुंदरता और समृद्धि को बनाकर नहीं रखते हैं, बल्कि उसको उजाड़ते रहते हैं। पेड़ काटना, जंगल काटना, जल का दोहन करना, मिट्टी का क्षरण करना। तो इस प्रकार से जब भी हम कोई ऐसे कार्य करते हैं जो पृथ्वी के प्रकृति के खिलाफ होता है, तो समझ लीजिए कि वहाँ भक्ति या वहाँ राष्ट्रीयता क्या है, निर्मूल है, अर्थात उसका कोई मूल्य या कोई महत्व उसका नहीं है। और आगे देखिए, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। अब देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर है कि राष्ट्रीयता की जड़ें, जो राष्ट्रीयता है, जो हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे देश के लिए देशभक्ति है, उसकी जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, यहाँ पे जितनी गहरी होने का मतलब है जिस प्रकार से वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसकी गहरे जड़ें जो होती हैं जितनी गहराई तक जाती हैं उतना ही वह वृक्ष फलता फूलता है और मजबूत रहता है। वैसे ही कहा गया कि जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीयता की जो जड़ें हैं पृथ्वी के अंदर जितनी गहराई तक जाएंगी, जितनी गहराई तक होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावनाओं का, अर्थात हमारे राष्ट्रीय भावों का क्या होगा, अंकुर पल्लवित होगा। मतलब हमारे राष्ट्रीय मन में हमारे जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का, यानी उन भावों का जो अंकुर है, अंकुर समझते हैं ना, कोई भी बीज या कोई भी पौधा होता है तो पहले उसमें, यानी कोई भी बीज में पहले अंकुर निकलता है, तो उसके बाद वो पौधा बनता है। जैसे चना हो गया या कोई भी चीज़ आप भिगो कर रख दीजिए, धान हो गया, उसमें भिगो कर रख दीजिए आप, उसमें कुछ दिनों बाद क्या होगा, अंकुर निकल आता है। तो कहा गया कि जब हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर तभी कोई भावों का अंकुर पल्लवित होगा जब हम अपने पृथ्वी से इतने अच्छे जुड़े रहेंगे, उसकी जड़ों से, उसकी गहराई से जुड़े रहेंगे, तभी हमारे मन के अंदर हमारे राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप कौन से, सौंदर्य और उसकी समृद्धि। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, अर्थात आदोपांत मतलब होता है आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करना, अर्थात कि आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अर्थात कहा गया कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की, मतलब आदोपांत अर्थात संपूर्णता से मान सकते हैं कि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता और उसकी उपयोगिता, यानी पृथ्वी की उपयोगिता क्या है, पृथ्वी से हमें कौन कौन से धातुएं प्राप्त होती हैं, हमें पृथ्वी से और क्या क्या प्राप्त होता है, पृथ्वी हमें क्या क्या देती है। इस प्रकार से पृथ्वी की सुंदरता को बनाए रखना, उसकी उपयोगिता को बनाए रखना और उसकी महिमा को पहचानना, अर्थात पृथ्वी की महिमा इतनी अधिक है कि पृथ्वी ना होता तो आज हम ना होते, कोई भी जीव जंतु ना होते, कोई भी सजीव वस्तुएं पृथ्वी पर अगर पृथ्वी ना होती तो ना होते, क्योंकि सिर्फ जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं पृथ्वी के साथ ही रहते हैं। जब पृथ्वी नहीं होती तो सिर्फ जल ही जल रहता, तो कोई भी जीव किसी भी चीज़ को खाते कैसे, मतलब उनका भक्षण कैसे करते, क्योंकि वो कीट पतंगे खाते हैं, और कीट पतंगे क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी नहीं रहेगी तो घास फूस नहीं रहेगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई भी सजीव वस्तु या कोई भी सजीव जीव या प्राणी यहाँ पर ना होते अगर पृथ्वी ना होती। इसलिए पृथ्वी की महिमा बहुत बड़ी है। कहा जाए कि एक माँ से भी बढ़ करके पृथ्वी है। ये मतलब है कि माँ तो हमें जन्म देती है, खिलाती पिलाती है, लेकिन अगर पृथ्वी नहीं ना होती तो हमारी माँ कहाँ से आती है ना। तो इसलिए और पृथ्वी क्या है कि वह हमसे कुछ लेती नहीं है, एक माँ की तरह वो हमें सिर्फ प्रेम देती है, स्नेह देती है, और सिर्फ वो हमारे सेवा करती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमसे कुछ चाहती नहीं है। उसके जल को हम पीते हैं, उसकी मिट्टी में हम घर बनाकर रहते हैं, सोते हैं, चलते हैं, हाँ, और उसके इस गर्भ से यानी इस मिट्टी से उत्पन्न हुए पौधों से अनाज को हम खाते हैं, है ना, भोजन करते हैं। इसकी वृक्षों की छाया में हम रहते हैं, उसके पेड़ों के लकड़ियों को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं और उससे बहुत सामान वस्तुएं बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कहा जाए तो इसकी सुंदरता, इसकी उपयोगिता और इसकी महिमा को पहचानना हमारा क्या है, आवश्यक धर्म है। और इस धर्म के प्रति इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। इस कर्तव्य यानी जो हमारा कर्तव्य है पृथ्वी को का पालन पोषण करना, इस पृथ्वी यानी पृथ्वी का पालन क्या है, पृथ्वी की सुंदरता और समृद्धि को बनाए रखना, इसकी पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से
होनी चाहिए। एक प्रकार से नहीं कि सिर्फ हम पृथ्वी का इसकी सुंदरता बनाए रखें, कुछ करें ना, मतलब उसको देखते रहे अर्थात पेड़ काटे ना, और पेड़ काटे ना उसकी सुंदरता बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके सुंदरता बनाए रखने के लिए, इसकी समृद्धि बनाए रखने के लिए हमें पेड़ ना काट के वृक्ष लगाना भी पड़ेगा। उसके साथ साथ जल का संरक्षण करना पड़ेगा, जो वर्षा का जल होता है उसका संरक्षण करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें जीव जंतुओं को भी भक्षण नहीं करना चाहिए, उन्हें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो महामारी फैली हुई है कहीं ना कहीं वह किसी जीव जंतु को खाने से या किसी भी तरह के वायरस से ही मतलब वो ये वायरस उत्पन्न हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक मनुष्य एक जीव को खाता है तो वहाँ जो मतलब मांस का या किसी भी जीव का सेवन करता है तो कहीं ना कहीं एक तरह से प्रकृति के साथ क्या है, छेड़छाड़ तो होता है, अर्थात प्रकृति का दोहन ही तो होता है। आगे देखिए, कहा गया किस प्रकार से इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, पृथ्वी से जिस भी वस्तु का संबंध है, चाहे वहाँ छोटी हो या बड़ी हो। देखिए इसमें लिखा भी है कि पृथ्वी से जुड़ी हुई, पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध जुड़ा हुआ है, जिस वस्तु का मतलब यह है कि पृथ्वी से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं या पृथ्वी के भाग को, पृथ्वी के फल को, फूल को, उसके जल को, अन्न को ग्रहण करती हैं, उससे जुड़ी चाहे जो भी चीज़ें हों, चाहे वहाँ छोटी हो, चींटी के समान हो, और चाहे वह हाथी के समान हो, बड़ी से बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। अर्थात कि एक चींटी से लेकर एक हाथी तक के समान वस्तुओं को या जो भी पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में हमें प्रश्न पूछना चाहिए, अर्थात जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और इसके लिए हमें कमर कसनी पड़ेगी। अर्थात कमर कसने का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से हमें आत्मनिर्भर होकर के उस कार्य को करना पड़ेगा, स्वयं किसी और के भरोसे नहीं, स्वयं करना पड़ेगा कि हमारे पृथ्वी से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, उस जो भी खनिज, जो भी धातुएं प्राप्त होती हैं उससे उसका हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और वहाँ किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण उपयोगी है। इसलिए इसलिए कमर कसनी पड़ेगी। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन, अर्थात पृथ्वी का संपूर्ण रूप से अध्ययन करना ही जागरणशील यानी जागते हुए जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। अर्थात जागरण राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। क्या माना जाता है कि पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन करना, ठीक है। जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से, गांवों और नगरों में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गया और शहरी क्षेत्र हो गया, तो गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। और जो ये केंद्र बनते अर्थात जो इस प्रकार से अध्ययन यानी पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके धातुओं को, उसके खनिज के बारे में या और भी चीज़ें जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव में और नगरों में सैकड़ों प्रकार के क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। उन केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन हम करते हैं और उसका सूत्रपात होना आवश्यक है। यानी गांव में और शहरों में कई ऐसे केंद्र खुलने चाहिए जिस केंद्रों से हम इस पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और वहाँ से उसका सूत्रपात, वहाँ से उसकी ये कहा जाए कि केंद्र की स्थापना की जाए और वहाँ से उस कार्य का सूत्र यानी उस कार्य की उत्पत्ति हो, कार्य प्रारंभ किया जाए और उसके बाद लोगों को उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि हाँ पृथ्वी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, पृथ्वी को हमें बचा करके, उसकी सुंदरता को, उसकी समृद्धि को बचा करके हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, पृथ्वी नहीं रहेगी तो क्या होगा, हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यानी उसके महत्वपूर्ण कार्य के साथ साथ उनके लाभदायक यानी उपयोगिता के साथ साथ, उसके उपयोगिता और महत्व के साथ साथ क्या उसके न रहने पर हानियाँ भी बतानी चाहिए। इस प्रकार से लोग जब जागरूक होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे तो वह उस पृथ्वी का संरक्षण करेंगे, उसकी सुंदरता और समृद्धि को बनाकर रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़े हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।